हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हिस्ट्री का आज थर्ड वीडियो है। इसके पहले दोस्तों 2 वीडियो हिस्ट्री के बारे में आ चुके हैं और उनमें मगध साम्राज्य के उदय के संदर्भ में बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश के बारे में आपने जाना। आज की वीडियो में पूरी तरह नंद वंश और मौर्य वंश का जो उदय होता है उसके संदर्भ में बिंदुसार तक की घटनाओं को देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी आएंगे। चाहता हूं कि आप सबों की तैयारी शानदार हो, बहुत ही बेहतरीन हो, ताकि आपको सोचना ना पड़े। एटलीस्ट पीटी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, और मेंस के लिए आप पूरी तरह कमर कस के तैयार हो जाए। तो इसी उद्देश्य मैंने इस चैनल को क्रिएट किया और इसके अंतर्गत जो वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूं वो इसलिए क्योंकि आपको सरल और सामान्य शब्दों में चीजों को आसानी से समझा सकूं और आप इसका फायदा उठा सकें। तो आइए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मगध साम्राज्य के अंतर्गत शिशुनाग वंश के पश्चात नंदों का आगमन होता है। नंद राजवंश की स्थापना मगध में होती है। नंद डायनेस्टी में 2 शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक जो पहले शासक है वो महापद्मनंद, जो नंद वंश के संस्थापक हैं, और दूसरा धननंद। दोस्तों, वर्तमान भारत का ये मैप है और उसके अंतर्गत मगध साम्राज्य में नंदों का जो शासन था वो किन इलाकों में फैले हुए थे, इसका मैप मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। तो आप नंदों के अधीन मगध का जो राज्य विस्तार था इसके एरिया पर आप ध्यान दें। पंजाब के पूर्वी भाग से लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का इलाका, मध्य प्रदेश और मालवा का सेक्शन, यहां तक गुजरात की सीमा तक, और ये गोदावरी नदी की यानी महाराष्ट्र की सीमा तक ये दक्षिण में फैले हुए थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहां आज बांग्लादेश जहां मौजूद है वो पूरा इलाका, और इधर ओडिशा से लेकर तटीय सेक्शन मौजूद थे। एक बहुत बड़ा भूभाग था जो नंदों के अधीन आ चुके थे मगध साम्राज्य के अंतर्गत। दोस्तों, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ इस शासक ने इस साम्राज्य की स्थापना की। वो कुलीन नहीं थे, वो एक निम्न जाति के, निम्न कुल के व्यक्ति थे। वो नापित जाति यानी नाई जाति के थे, जैसा महापद्मनंद के विषय में कहा जाता है। और इनकी सीमाएं गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलकर, गंगा के मैदानी क्षेत्र से पड़े जाकर दूर इलाकों तक फैले हुए थे। और सबसे पहले महापद्मनंद ही वो व्यक्ति हैं जो आसपास के इलाकों पर विजयी पताका फहराया था और मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था और एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी थी। इसलिए भारतीय इतिहास में महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। वो पहले व्यक्ति थे या पहले शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव रखी थी, पाटलिपुत्र में, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, जो फैक्ट्स है आप उस पर ध्यान दें। महापद्मनंद का ही दूसरा नाम महानंदिन मिलता है। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, महापद्मनंद के ही हैं। महाबोधि वंश में इनका नाम उग्रसेन भी मिलता है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, महापद्मनंद, महानंदिन और उग्रसेन। ये तीनों एक ही शासक यानी महापद्मनंद के नाम हैं। पुराणों में नंदों के लिए सर्वक्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, तो कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। जो जैन धर्म के अनुयायी थे कलिंग नरेश खारवेल, उनका एक अभिलेख हाथी गुम्फा ओडिशा से मिला है। उसमें जो बातें इनके संदर्भ में लिखी गई हैं कि नंद राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा कि किसने कलिंग पर आक्रमण किया, कौन से मगध के शासक ने। तो पहले, अशोक के भी पहले, सबसे पहले महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। वहां पर एक नहर अथवा बांध का निर्माण करवाया था। और सबसे बड़ी बात, महावीर स्वामी की मूर्ति, जो जिन्न की मूर्ति कहलाती थी, उसे वो उठाकर मगध यानी पाटलिपुत्र ले आए थे। तो ये काम महापद्मनंद के समय किया गया था। सबसे उल्लेखनीय तथ्य जो हमने कहा कि महापद्मनंद के समय में राज्यों का विस्तार हुआ, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महापद्मनंद को जिस व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति है कल्पक, जो उनका एक प्रमुख मंत्री था। कूटनीति में ये भी माहिर थे। तो इनके सहयोग से महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य को फैलाना आरंभ किया था। दोस्तों, पुराणों में महापद्मनंद के 8 पुत्रों का उल्लेख है जिन्होंने 12 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शासक के रूप में सिर्फ 2 ही नाम मिलते हैं, एक महापद्मनंद और दूसरा धननंद का। तो संभव है महापद्मनंद ने अन्य पुत्रों को भी प्रशासनिक दायित्व दिए होंगे और उन्हें
ऐसा एहसास नहीं होने दिया होगा कि वे राजा नहीं है। किंतु विधिवत दो ही राजा के नाम यहां पर मिलते हैं, एक महापद्मनंद और दूसरा धननंद। दोस्तों धननंद को ही यूनानी लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है, अर्थात धननंद के ही दूसरे नाम अग्रमीज और जैंद्रमीज भी हैं। तो धननंद ही वो शासक है जिसके समय सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने इसी के समय उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय भारत में सबसे बड़ा जो राजवंश था वो इन्हीं लोगों का यानी नंदों का ही राजवंश था। धननंद के संबंध में ये बातें कही जाती हैं कि वो बहुत ही घमंडी था, अत्याचारी था, उनके अत्याचारों से प्रजा त्रस्त थी। चाणक्य का अपमान धननंद ने अपने दरबार में किया था। इससे चाणक्य इतना निराश और गुस्से में था कि उसने प्रण की थी कि इस अभिमानी अत्याचारी शासक को सत्ता से बेदखल करके रहूंगा, और उनका यह प्रण हम लोग देखते हैं कि आगे काम आएंगे। चाणक्य अथवा कौटिल्य की सहायता से एक नए राजवंश मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में होती है। दोस्तों आज के सेशन में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो उनके पुत्र हैं, इन दोनों के कार्यकाल में जो घटनाएं घटी है उन्हीं पर आज हम लोग ध्यान देंगे। इसका नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा ना वो अशोक के बारे में पूरी तरह होगी। दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है और इस वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों याद रखें, जब धननंद ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था, उसी वक्त चाणक्य ने यह प्रण किया था कि इस अभिमानी शासक को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और धननंद को पद से हटाने का उन्होंने उसी समय प्रण किया था। बाद में चंद्रगुप्त एक बालक के रूप में उन्हें मिले थे। उनकी प्रतिभा से वो इतने कायल हुए कि उस बालक को वे अपने साथ तक्षशिला लेकर गए, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वही बालक बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। तो घटनाक्रम आप ध्यान दीजिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 326 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो भारत पर आक्रमण करने के पश्चात उत्तर पश्चिम, यहां बोर्ड पर आप ध्यान से देखें तो सिंधु नदी का मार्ग आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर ये अरब सागर में आकर गिरती है। वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत ये नदी मौजूद है। तो सिंधु नदी तक यहीं पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीच का युद्ध आपने पढ़ा होगा। दोस्तों सिकंदर का आक्रमण भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण था। सिकंदर इसी सिंधु नदी के तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर बढ़े, फिर यहां से ईरान होते हुए वे बेबीलोन तक पहुंचे थे कि 323 ईस्वी पूर्व में उनका बेबीलोन में ही निधन हो गया। लेकिन अब ये पूरा इलाका जो सिंधु नदी से पश्चिम का भूक्षेत्र है वे यूनानी कब्जे में आ चुके थे, वे यूनानियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में मौजूद था। तक्षशिला यहां पर है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो उस समय गांधार प्रांत की राजधानी थी। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है ना। तो उस समय तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य मौजूद थे। कहा जाता है कि उसने सिकंदर को देखा था। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो उथल पुथल मची हुई थी, जो अव्यवस्था थी, वैसे ही हालात में चाणक्य की सहायता से सबसे पहले वहां पर स्थानीय स्तर पर उन्होंने सेना का गठन किया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस इलाके में जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें संगठित करने का काम किया। उत्तर पश्चिमी भाग में यहां पर जो यूनानी क्षत्रप लोग थे, क्षत्रप राजा या शासक वर्ग के लोगों को कहा जाता है, यहां पर जो यूनानी थे उन क्षत्रपों को खदेड़ा और इसके पश्चात अपनी सेना लेकर वो मगध की ओर प्रस्थान किए। मगध पहुंचकर पाटलिपुत्र में उन्होंने धननंद को गद्दी से उतारा और एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। कब की? 322 ईस्वी पूर्व में। याद रखिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में होती है। यद्यपि एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें 324 ईस्वी पूर्व लिखे गए हैं, कहीं पर 323 ईस्वी पूर्व भी मिलेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कॉमन 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी हासिल की थी, यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से, जैसा कि मालूम है चाणक्य के ही नाम है कौटिल्य, उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये जो क्षेत्र आप यहां पर देख रहे हैं मैप के अंतर्गत, ये जो इलाके हैं, जो ड्रॉ लाइन है, ये तो नंदों के समय मौजूद थे। अब ये जो इलाके हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में मौजूद थे।
अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि कलिंग जो छोटा सा एक इलाका है वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन रेस्ट भारत सिंधु नदी से पूर्व का इलाका, सिंधु नदी से पूर्व का इलाका वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में था। दोस्तों संपूर्ण मौर्य काल जो है ना वो 322 या 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 या 185 ईस्वी पूर्व के बीच मौजूद है। इनमें जो सबसे पहले शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका जो पीरियड है वो 322 अथवा 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के बीच मानी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन? इस संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है वो ये कि बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश का कहना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय था, यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो क्षत्रिय थे। दूसरा, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है, इस ग्रंथ में इनके लिए वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया। पुराणों में भी ऐसे ही शब्द मिलते हैं, तो इनको नीच कुल का यानी निम्न कुल का व्यक्ति बताया गया है, मुद्रा राक्षस में भी और पुराणों में भी। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस कहकर संबोधित करते हैं, तो ये नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में यह उल्लेख है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को गद्दी से हटाया, उसे बंदी बनाया और एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब बोर्ड पे देखिए, सिंधु नदी से पूर्वी डायरेक्शन, तो सिंधु नदी ये है, इसका जो पूर्वी भाग है ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में थे, उनके अधिकार में थे। लेकिन सिंधु नदी से जो पश्चिम का इलाका, पाकिस्तान का ये क्षेत्र और अफगानिस्तान का इलाका, ये यूनानियों के अधिकार क्षेत्र में उस वक्त भी मौजूद थे। तो 305 ईस्वी पूर्व में जब सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, तो वो पीरियड याद रखिएगा 305 ईस्वी पूर्व। उस युद्ध का परिणाम क्या होता है ध्यान रखिएगा। इस युद्ध के पश्चात दोनों के बीच एक संधि होती है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत सेल्यूकस ने अपने 4 इलाके, 4 प्रांत उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। वो जो प्रांत हैं ध्यान से समझिएगा इसको, एरिया, आर्कोशिया, जेड्रोशिया और पेरिपेमिसडाई। तो मैप पे आप ध्यान रखिए, अफगानिस्तान का ये जो इलाका, अफगानिस्तान का सबसे पश्चिमी शहर हेरात प्रांत भी है। अभी हाल में तालिबान ने जब वहां सत्ता कायम की तो ये सारे नगर चर्चित थे। तो हेरात यहां पर पश्चिमी शहर है, जो उस समय प्रांत था, आज भी है। तो हेरात उसी का नाम है। एरिया, कंदहार जो अफगानिस्तान का दक्षिण, ये अफगानिस्तान का इलाका उसके दक्षिण हिस्से में मौजूद है, ये कंधार या कंदहार है। देखिए यहां पर कंफ्यूजन आपको ना हो, पाकिस्तान के इलाके में जो 16 महाजनपद के काल की बात मैं करूं तो उस समय था गंधार या गंदहार, गौ से शुरू होती है, लेकिन यहां पर है कंदहार या कंधार जो अफगानिस्तान में, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। तो कंधार था आर्कोशिया और ये बलूचिस्तान का इलाका है पाकिस्तान का, जिसे कहा जाता था जेड्रोशिया। एंड ये जो काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है वो इलाके थे पेरिपेमिसडाई। तो आप याद कैसे रखेंगे? तो यहां पर हेरात, कंधार और बलूचिस्तान, एरिया, आर्कोशिया, जेड्रोशिया। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट इट, हेरात, कंधार और बलूचिस्तान, एरिया, आर्कोशिया, जेड्रोशिया एंड देन लास्ट पेरिपेमिसडाई, वो काबुल था जो यहां पर मौजूद है। तो ये 4 प्रांत सेल्यूकस ने उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें 500 हाथियों को उपहार दिया और दोनों के बीच वैवाहिक संबंध भी कायम हुए। और इसी संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यह पहला दूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है जिसके द्वारा हमें मौर्यों के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। 2 प्रमुख स्रोत हैं जो मौर्यों के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। एक अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी चाणक्य की रचना है और दूसरी इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है। इसी इंडिका में पाटलिपुत्र का नाम पालीब्रोथा मिलता है। जी हां, पालीब्रोथा पाटलिपुत्र का ही नाम इंडिका में हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य हमें देखने को मिलती है जो पूरी तरह केंद्रीकृत थी, यानी केंद्र के द्वारा वो संचालित थी।
रुद्रदामन जो शक शासक है, जो सीथियन है, उनका एक अभिलेख गिरनार से मिला है जो सौराष्ट्र प्रांत में ही है। तो उस अभिलेख में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति यानी गवर्नर अथवा राज्यपाल, जिनका नाम पुष्यगुप्त मिलता है, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में करवाया था, गिरनार पहाड़ी के क्षेत्र में। आप ध्यान रखिए कि गुजरात का ये जो सेक्शन आप निचला सेक्शन देख रहे हैं, इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप अथवा सौराष्ट्र के नाम से हम इसे जानते हैं। यहीं पर गिरनार की पहाड़ियां हैं, गिर वन अभयारण्य यहीं पर मौजूद है। तो यहीं पर गिरनार में ही रुद्रदामन का एक अभिलेख है, जहां पर यह वर्णित है कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अर्थात ये इलाके भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में मौजूद थे। इन्हीं के समय में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में पहली जैन संगीति, ध्यान रखिएगा, पहली जैन संगीति यानी जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चूंकि खुद शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इनके समय में पहली जैन संगीति आयोजित की गई पाटलिपुत्र में। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जैन गुरु जो जैनाचार्य भद्रबाहु थे, उनके साथ वो दक्षिण भारत चले गए और श्रवणबेलगोला जो आज कर्नाटक में मौजूद है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, वही आज गोमतेश्वर की प्रतिमा भी है, विशालकाय प्रतिमा मौजूद है, वही वो स्थल है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने काया क्लेश के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट देते हुए, उपवास करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। जैन धर्म के अंतर्गत निर्वाण प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण या अपने शरीर का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित जो महल है, जो राजमहल है, जो राजप्रासाद है, वो उनके खंडहर, उनके अवशेष आज भी कुम्हरार जो पटना में मौजूद है वहां देखने को मिलती है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार की जो अवधि है, उनके शासनकाल की जो अवधि है, वो 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व के बीच है। इन वर्षों के दौरान बिंदुसार के संबंध में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके नामों के संदर्भ में देखें तो इनके बहुत सारे नाम देखने को हमें मिलते हैं। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए ही अमित्रोचेडस और अमित्रोकेडिस जैसे नाम का इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्ट्रैबो ने भी बिंदुसार का नाम अलिट्रोकेडस कहा है। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार, कुछ पुस्तकों में मद्रसार लिखे हुए, ध्यान रखिएगा, भद्रसार अथवा मद्रसार मिलते हैं वायु पुराण में बिंदुसार का नाम। जैन ग्रंथों में इनका नाम सिंहसेन मिलता है। तो फ्लीट जो वो भी यूनानी है, उन्होंने इनका नाम अमित्रघात बताया है। अमित्रघात, जो मित्र नहीं उनका घात करना, यानी दुश्मनों को नाश करने वाला, ये नाम है इनका अमित्रघात बिंदुसार का। तो ये कुछ नाम है जो बिंदुसार के लिए प्रयुक्त किए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। बिंदुसार की माता का नाम जैन साहित्य में दुर्धरा मिलती है, जो बिंदुसार की मां थी। इसके अलावा दिव्यावदान जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें जो वर्णित है कि बिंदुसार के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र सुमन अथवा सुसीम है, जिन्हें तक्षशिला का गवर्नर राज्यपाल नियुक्त किया था बिंदुसार ने, जबकि छोटे पुत्र अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया था। दिव्यावदान में ही यह कथा वर्णित है कि तक्षशिला में एक विद्रोह भड़का, जिसे दबाने में, नियंत्रण करने में सुमन अथवा सुसीम विफल रहा। तत्पश्चात बिंदुसार ने अशोक को आदेश दिया कि वो तक्षशिला जाए और विद्रोहियों को शांत करे। अशोक तक्षशिला जाते हैं और वहां पर विद्रोह को वो शांत करते हैं। ये वर्णन दिव्यावदान में है। तो दो क्षेत्र याद रखें, बड़ा पुत्र सुमन अथवा सुसीम थे बिंदुसार के, जिन्हें तक्षशिला का गवर्नर राज्यपाल नियुक्त किया गया था। छोटे पुत्र अशोक को उज्जैनी का, यानी मध्य भारत में इस सेक्शन का, अब ये पूरा इलाका मौर्यों के अधीन है, तो इस सेक्शन उज्जैनी यहां पर है मध्य भारत में, यहां पर अशोक को और तक्षशिला में सुमन अथवा सुसीम को गवर्नर के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहला दूत अथवा राजदूत जो मेगास्थनीज था, उसे सेल्यूकस ने भेजा था। बिंदुसार के समय जो दूसरा प्रमुख दूत आते हैं इनके दरबार में, वो सीरिया के शासक एंटियोकस के द्वारा भेजे गए थे, जिनका नाम है डाइमेकस। बोर्ड पे मैंने लिखा है, उन तथ्यों को आप देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए। सीरिया के शासक थे एंटियोकस,
उन्होंने डायमेकस नामक दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मैंने यहां पर नीचे लिखा है इस चीज को। तो डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मेगास्थनीज के पश्चात जो दूसरा दूत मौर्यों के शासनकाल में भारत आया था और वो था डायमेकस, और इसे भेजने वाले थे सीरिया के ही यूनानी शासक एंटियोकस। एक दूसरा दूत जो मिस्र के राजा के द्वारा भेजे जाते हैं वो मिस्र के राजा है टॉलमी फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय, ये नाम यहां पर मौजूद है। टॉलमी फिलाडेल्फस अथवा टॉलमी द्वितीय, ये मिस्र के राजा थे, ये भी यूनानी थे। उन्होंने भी एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, उनका नाम है डायोनीसियस। ध्यान रखिएगा, डायोनीसियस ये मिस्र के राजा के द्वारा भेजा गया दूत था जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो दो दूत इनके यहां पर महत्वपूर्ण हैं। एक जो सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा वो थे डायमेकस, और डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी दूसरा दूत माना जाता है मेगास्थनीज के पश्चात भारत आने वाला। इसके पश्चात मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय भी हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा भेजा गया दूत जिनका नाम है डायोनीसियस, वो भारत आ रहे हैं बिंदुसार के काल में। यहां पर बिंदुसार ने सीरिया के राजा, ध्यान रखिएगा, सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक विद्वान। इन 3 को भेजने का अनुरोध बिंदुसार ने किया था, किनसे? एंटियोकस से। किंतु एंटियोकस ने विद्वान तो नहीं भेजा, बाकी 2 अन्य मांगे उन्होंने बिंदुसार की पूरी की थी, यानी मीठी मदिरा और सूखे अंजीर उन्होंने बिंदुसार के लिए भिजवाया था। तो ये बिंदुसार के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसे आप याद रखें, जो पीटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री से भी संबंधित है। ना सिर्फ बिहार के इतिहास के संदर्भ में, आप प्राचीन भारतीय इतिहास को भी पढ़ेंगे तो मौर्य पीरियड वहां भी पढ़नी है। इसके पश्चात वाला जो सेशन होगा, जो अगला वीडियो होगा, अब वो पूरी तरह सम्राट अशोक के ऊपर केंद्रित होगा। ओके गाइस, दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से ये कहना चाहूंगा, अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रहा है, आपको निश्चित रूप से होगा, ये मुझे पता है, तो आप इसे लाइक करने में कंजूसी ना करें, दोस्तों के बीच उन्हें शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर ले, ताकि हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय।